अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हमारी तरह आप लोगों का आज का दिन जो है वो बहुत अच्छा उसका आगाज़ हुआ होगा और इंशाल्लाह ये पूरा दिन भी हमारी तरह, हम तो इस चीज़ की उम्मीद कर ही रहे होते हैं, तो अपने साथ साथ आपके लिए भी हम ये उम्मीद कर रहे होते हैं, ज़ाहिर उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का दिन भी पूरा बहुत ही अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। आप भी हमारे दुआओं में याद हमें रखा करें, हम भी आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखते हैं। खैर, नए हफ्ते का आगाज़ हम करने जा रहे हैं और साथ ही साथ नए महीने का भी आगाज़ हो चुका है। आज 1 दिसंबर है और देखते ही देखते जनाब पूरा साल गुजरने वाला है 2025। ऐसा लगता है कि जैसे अभी 2025 का आगाज़ हुआ था, आप लोगों के साथ हमने बातचीत की थी, बताया था कि जनाब आज 2025 का पहला दिन है और नए दिन का आगाज़ करने जा रहे हैं, नए साल का आगाज़ करने जा रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता करते करते देखें कि 11 महीने गुजर गए हैं, मतलब साल का एंड आ चुका है। साल के एंड वाले महीने का पहला आज दिन है जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं और पलक झपकते ही मुझे लगता है कि ये साल गुजर गया है। बहुत से लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा गुजरा होगा, खुशियों भरा गुजरा होगा, उनके लिए कामयाबियों का ये साल गुजरा होगा, रहा होगा। उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस साल में आई होंगी। बहुत से लोगों के लिए इस साल में सख्तियाँ आई होंगी, मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ा होगा, उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा होगा जिसके बारे में उन्होंने कभी शायद सोचा भी ना हो, कभी उन्होंने इस चीज़ के बारे में किसी से डिस्कस भी ना किया हो। तो अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं ना, किसी के लिए अच्छा हो जाता है आज का दिन, किसी के लिए बुरा हो जाता है, किसी के लिए ये साल अच्छा है, किसी के लिए ये साल बुरा रहा है, लेकिन फिर भी गुज़र गया है ना। आप ये देखें कि अच्छा रहा है या बुरा रहा है, गुज़र गया है, तो आगे बढ़ने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो नया साल आने वाला है, उसके लिए नई जद्दोजहद करने की कोशिश करें, नई सोच अपनाने की कोशिश करें, नई अपनी शख्सियत को पहचानने की कोशिश करें। ये ज़रूरी होता है कि आप पिछली चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश किया करें। तो ये तो साल हमारे लिए, जो अगला साल जो भी हमारे लिए लेकर आएगा, खुशी लेकर आए, गमी लेकर आए, जो भी लेकर आए, उसके लिए हमें हम वक्त तैयार रहना चाहिए। और साथ ही साथ आज जो है ना, आज हमारे लिए, दुनिया मीडिया ग्रुप के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है। वो ये है कि दुनिया मीडिया ग्रुप को बने हुए 17 साल हो गए हैं। आज पूरे 17 साल हो गए हैं इसको मारज़ वजूद में आए हुए, इसको आप तक पुर-एतमाद और बाखबर आप लोगों को रखते हुए पूरे के पूरे 17 साल हो चुके हैं। जितनी भी मुस्तनद ख़बरें, मुस्तनद जर्नलिज़म दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपको देखने को मिली है और बहुत ही ऐसे प्रोग्राम्स आपने देखे हैं दुनिया मीडिया ग्रुप के प्लेटफॉर्म से। न्यूज़ आपको बर वक्त मिल रही होती है, ऑथेंटिसिटी आपको दुनिया न्यूज़ के जो प्लेटफॉर्म से मिल रही होती है और आज उसको 17 साल हो गए हैं माशाल्लाह से। और ऐसे ही कितने साल दुनिया न्यूज़ के भी गुजर जाएंगे। कितने लोग दुनिया न्यूज़ से स्टार्टिंग की इसकी जर्नी से इसका हिस्सा बने और कितने लोग अभी तक उनके साथ हैं और कितने लोग अपनी जर्नी का, कह लें कि इस जर्नी से अपनी जर्नी को अलग कर चुके हैं। ऐसे ही होता है ना, हर चीज़ का एक नेगेटिव पॉइंट होता है, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो हम अभी दुनिया न्यूज़ से मुंसलिक हैं, बहुत से लोग मुंसलिक हैं जो इस वक्त हमें टीवी की स्क्रीन से भी देख रहे हैं, टीवी की स्क्रीन के पीछे से भी देख रहे हैं। तो उन सब लोगों को और आप लोगों को भी जो इतना एतमाद करते हैं, हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, दुनिया मीडिया ग्रुप के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उसकी ख़बरों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आप लोगों के लिए भी हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार होते हैं। तो दुनिया न्यूज़ के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें भी आज मिलेंगी रिलेटेड टू एनिवर्सरी जो आज हमारी है, तो गाहे बगाहे इसके हवाले से भी आपको अपडेट हम करते रहेंगे।
तो आज ये कुछ सोचा कि इसके ऊपर भी हम बात कर लें, क्योंकि हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है और साथ ही साथ साल का आखिरी महीना भी शुरू हो चुका है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ एंटी एजिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। आजकल एंटी एजिंग क्रीम्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और हम सब चाहते हैं, ख़वातीन चाहती हैं कि हम एज करें लेकिन बहुत ग्रेसफुली एज कर रहे हों, यहाँ पर हमारी फाइन लाइंस भी आएँ लेकिन बहुत ज़्यादा विजिबल ना हो। उसके लिए डिफरेंट टोटके भी हम आजमा रहे होते हैं, डिफरेंट क्रीम्स भी, सीरम्स भी, ट्रीटमेंट्स भी कर रहे होते हैं, होम रेमेडीज़ भी कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स के पास भी जा रहे होते हैं, लेकिन हमें उनकी ऑथेंटिसिटी का नहीं पता होता कि आया हमें किस चीज़ के लिए कौन सी प्रोडक्ट लगानी चाहिए, कौन सा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो आज हम उसी पर बात करेंगे कि एंटी एजिंग क्रीम्स ज़्यादा मौसर तरीके से काम करती है, यहाँ पे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स जो हैं उनकी तरफ हमें जाना चाहिए। तो आज उस पर बात करने के लिए डॉक्टर मरियम मंजूर ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर मरियम, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर मरियम, आज जो है ना वो बहस होने वाली है एंटी एजिंग क्रीम्स वर्सेस एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स के हवाले से। तो क्या कहेंगी आप कि इन दोनों में से क्रीम्स और ट्रीटमेंट्स दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेहतर है जो कि ऑप्ट किया जा सकता है? अच्छा, ये दोनों ही ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बट इट डिपेंड्स कि आपकी एज क्या है और आपके जो रिक्वायरमेंट्स या इश्यूज हैं वो क्या हैं। लाइक अगर एक 30 ईयर्स में कोई स्टार्ट करता है स्किन केयर, तो वो एंटी एजिंग क्रीम से भी काफ़ी बेनिफिट हासिल कर सकता है। लेकिन अगर आपकी स्किन सैग कर गई है तो आप वो खाली जो टॉपिकल एप्लीकेशन है उसको लगाने से अपनी स्किन की टाइटनिंग को अचीव नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स पे स्विच करना होगा। तो ये एज फैक्टर पे डिपेंड करता है, स्किन टाइप पे डिपेंड करता है और आपके इश्यूज क्या हैं स्किन के, उस पर डिपेंड करता है। येस, बट दे बोथ आर इफेक्टिव। अच्छा, बट अब कैसे पता चलेगा कि हमें जो है वो क्रीम्स की ज़रूरत है और हमें ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत नहीं है? एक तो एज आ गया ना, एज फैक्टर आ गया। इसके अलावा और कैसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हम ये पता कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा जब तक हम क्रीम्स लगाएंगे, यूज़ करेंगे तो उसका हमें एक बेहतर असर आएगा, इम्पैक्ट आएगा, हमारी स्किन बेहतर होती जाएगी, एंटी एजिंग भी होती जाएगी। लेकिन अब इस लिमिट के बाद हमें अब जो है ना वो जाना है ट्रीटमेंट्स के ऊपर। अच्छा, जैसे देखें अब लाइक जो अर्ली 30s में स्टार्ट कर लेते हैं, 20 to 30s में, ठीक है, उसमें सबसे अच्छा है कि अगर आप उस वक्त मॉइस्चराइज़र, बहुत अच्छा थिक मॉइस्चराइज़र जो आपको हाइड्रेट एंड नरिश करता रहे, तो उससे क्या होता है कि फाइन लाइंस एंड रिंकल्स डेवलप ही नहीं होना शुरू होते। ठीक है, फिर आप सन ब्लॉक लगाना शुरू करते हैं, तो सन ब्लॉक भी आपको एंटी एजिंग इफेक्ट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, और एक आप जो है हफ्ते में 1 या 2 आते हैं अगर रेटिनॉल स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, टॉपिकल रेटिनॉइड्स जो कि बहुत ईजी और कम प्राइस में अवेलेबल है, ठीक है, तो आप उससे बहुत अच्छे बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं और आपकी वो फाइन लाइंस बनना ही स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, फिर लेकिन अगर आप देखते हैं कि अब फाइन लाइंस आ गई हैं, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, अब बल पड़ रहे हैं या स्किन बहुत लटक रही है, सैग कर रही है, तो देन इट्स साइन कि आपको एक एंटी एजिंग ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ओके, अच्छा चलिए सैग तक थोड़ा सा बाद में जाते हैं। एंटी एजिंग का ये मुझे बता दें कि हमारी फाइन लाइंस आना शुरू हो गई, जैसे हमारी लाफ लाइन आ जाती है, हमारी माथे पे हल्की हल्की लाइंस आना शुरू हो जाती हैं, ये क्रोफीट्स बनना शुरू हो जाते हैं। अगर ये चीज़ें आना शुरू हो गई हैं तो इसमें हम किस तरह की एंटी एजिंग क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं? सिर्फ रेटिनॉल यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ और भी हमें कॉम्बिनेशन में यूज़ करना चाहिए? अभी ट्रीटमेंट की मैं बात नहीं कर रही, सिर्फ क्रीम्स की बात करें। अच्छा देखिए, अब जब जैसे ये है, इसके अंदर आप जो है, अगर आपको ये देखना है कि आपकी स्किन अब ड्राई है कि नॉर्मल टू ऑयली है, ठीक है, अगर ऑयली है तो आप बहुत आराम से रेटिनॉइड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी स्किन को थोड़ा ऑयल कंट्रोल भी हेल्प करती है और थोड़ा टाइटन अप भी कर देती है और कोलेजन प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है, स्किन रिन्यूअल भी करती है। ठीक है, अब अगर आप ड्राई स्किन है तो आपको एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग जो क्रीम्स हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड हो, नियासिनामाइड हो, सो दैट वो आपको हाइड्रेट भी करें एंड विटामिन सी हो, सो दैट ब्राइटनिंग इफेक्ट भी है एंड थोड़ी सी जो है रिंकल्स ऑटोमेटिकली फिर वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि स्किन टाइप क्या है। ठीक है, तो अब इन दोनों को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये क्रीम्स के जो असर होते हैं, रिजल्ट होता है, वो कितना देर पा होता है? अच्छा, कम से कम 1 से 2 महीने के बाद आपको ट्रीटमेंट्स के जो आप स्किन पे लगाते हैं क्रीम्स, उनके असरात आना शुरू होते हैं। तो इसमें कॉन्टीन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है कि आप पेशेंट्स के साथ अपनी ट्रीटमेंट को रेगुलर तौर पर इस्तेमाल करें, सो दैट आपकी क्रीम्स आपको फ़ायदा दें।
अच्छा, लेकिन क्रीम्स में भी हमें दो तरह की फॉर्म मिलती है ना, एक मेडिकेटेड होती है, एक जो कॉस्मेटिक या हमें ओवर द काउंटर कहीं से भी मिल जाती है, जो ऑनलाइन भी प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे होते हैं। तो कौन सी क्रीम्स यूज़ करनी चाहिए? आपने तो चले सीरम्स बता दिया ना कि रेटिनॉइड यूज़ करें, रेटिनॉल यूज़ करें, ये चीज़ें। अब ऐसी क्रीम्स होती हैं जिनको बेचा जा रहा होता है, एक तो ये फेयरनेस की क्रीम है, इसमें ज़रा आपका कलर भी फेयर होगा, और दूसरा ये रिंकल्स को और आपकी जो है ना फाइन लाइंस को भी कम करेगा और आपको दोबारा से जवान कर देगा। इस तरह की भी क्रीम्स मिलती हैं। अच्छा, उसमें मैं आपको कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा जो इंस्टेंट रिजल्ट आपको क्लेम करते हैं उनसे आप बाज रहें, उनसे दूर रहें, ठीक है, क्योंकि इंस्टेंट जो आएगा वो इंस्टेंट जाएगा भी, ठीक है। सो आप कोशिश करें कि अच्छी कंपनी की, जो रिप्यूटेड कंपनीज हैं, उसमें मैं आपको ये कहूँगी कि मेडिकेटेड ही बेहतर है कि इस्तेमाल करें, ठीक है। और बहुत अच्छे स्किन केयर ब्रांड्स हैं जो कि कितने अरसे से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनके भी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो क्वालिटी मैटर्स अ लॉट, जो कि ट्रस्टेड हैं, जो आपकी स्किन खराब नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरा डॉक्टर मरियम, ट्रीटमेंट से पहले, किसी भी ट्रीटमेंट से पहले या खासतौर पर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट से पहले कुछ एहतियाती बरतने की भी ज़रूरत होती है जो आप लोग के पास पेशेंट आते हैं? बिल्कुल, हम उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ज़रूर करवाते हैं, और वो वही बेसिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हैं जो हम मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि आपको सन ब्लॉक लगाने की आदत होनी चाहिए, आपके पानी की जो मिकदार है वो 8 से 12 ग्लास कम से कम डेली होनी चाहिए। फिर आपकी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल और ऑल मिक्स जो लाइक कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, तीनों बैलेंस डाइट होनी चाहिए, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल या सैलड्स आप ज़्यादा लेते हैं तो वो ज़्यादा फाइबर प्रोवाइड करता है और आपको ज़्यादा अच्छी जो है उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। तो हम ये सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करवाते हैं सो दैट आपको प्रिपेयर करते हैं, सो दैट आप इन चीज़ों को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है। और ये कोई टेस्ट वगैरह तो नहीं होते हैं कि इस तरह के उससे पहले के टेस्ट किए जाएं? देखिए, वो अगर कोई आपको आईवी थेरेपी लग रही है उसमें यूजुअली टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, या टैबलेट्स जो दी जाती हैं उनके लिए चाहिए होते हैं। जो टॉपिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे माइक्रो नीडलिंग इज आल्सो मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट, तो उसमें कोई टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। अच्छा, उसके लिए आपको टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपने एहतियात ज़रूर करनी होती है। अच्छा, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा जैसे वाइटनिंग क्रीम्स लगा के अपने, क्योंकि उनकी भी छाइयाँ आना शुरू हो जाती है और एजिंग उनकी जल्दी आना शुरू हो जाती है क्योंकि उन्होंने अपनी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब कर ली होती है, उनके लिए किस तरह के ट्रीटमेंट्स सजेस्टेबल हैं ताकि वो जो इतनी वर्सन उनकी कंडीशन हुई हुई है वो आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होगी ना? हाँ बिल्कुल, उसमें हम पेशेंट को पहले समझाने की कोशिश करते हैं कि दोबारा आपने इन ट्रीटमेंट्स की तरफ नहीं जाना, सो दैट जो डैमेज हो चुका है उसी को हम रिपेयर करें, ठीक है। नंबर 2, उसमें फिर हमारी कोशिश होती है कि मॉइस्चराइजिंग एजेंट ज़्यादा दें पेशेंट को, सो दैट उनका बैरियर बेहतर हो, और सन ब्लॉक उनको लगाने का बताएं कि आपने सन ब्लॉक ज़रूर लगाना है, ये आपको प्रोटेक्ट करता है UVA एंड UVB दोनों रेस से, सो दैट एजिंग एंड डार्कनिंग दोनों बचती है, ऐसे आपकी स्किन बेहतर हो जाती है। फिर हम उनको देते हैं बहुत सारे लाइटनिंग एजेंट्स होते हैं जैसे कोजिक एसिड है, विटामिन C है, ठीक है। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी रिजीम्स हैं जो हम नहीं इस तरह से बता सकते, बट ये कि बहुत सारे एजेंट्स हैं जो कि लाइटनिंग करते हैं और उनसे बहुत जल्दी फ़र्क भी पड़ जाता है। फीमेल में मैं कहूँगी कि आप अपना आयरन ज़रूर चेक करें, क्योंकि आयरन स्टेटस हमारे यहाँ पर सब फीमेल्स का कम ही होता है, और वो लेने से ओरल बहुत हद तक स्किन में बेहतरी आ जाती है, छाइयाँ बहुत कम हो जाती हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी एक बहुत कॉमन काज है हमारे यहाँ पे छाइयाँ पड़ने का, तो उसको ज़रूर एड्रेस करें, और वो आप घर पे आराम से इजीली आप कर सकते हैं। और मतलब वो अपनी डाइट अच्छी कर लें आप, और उसमें गोश्त वगैरह या गोश्त लें, कलेजी खाएं, आप अगर पाए खा सकते हैं या पी सकते हैं तो पाए की यखनी पिएं, तो वो नेचुरल कोलेजन भी है, एंटी एजिंग भी है, और आपको बेनिफिट भी और है, आपको आयरन भी जो है ना वो भी आपको प्रोवाइड करेगी। तो आप सिर्फ अपनी डाइट ही ख़वातीन सही कर लेना, तो फिर ना ही आपको कोई क्रीम्स लगानी पड़ेंगी, ना ही आपकी कोई छाइयाँ आएंगी, ना ही आपकी जल्दी एजिंग आएगी। सिर्फ और सिर्फ अगर खाना पीना अच्छा कर लें, खाना पीना नहीं अच्छा होता है इसलिए बहुत सी बीमारियों का शिकार ख़वातीन ज़्यादा हो रही होती हैं। खैर, हम आपके लिए उनके जो है ना रेमेडीज़ भी लेकर आ रहे होते हैं, उनके सोल्यूशंस लेकर आ रहे होते हैं। तो आज हमने एंटी एजिंग क्रीम्स और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स के हवाले से बात की है कि कौन सा किस एज ग्रुप को सूट करता है, किसको कराना चाहिए। डॉक्टर मरीम मंजूर हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर मरीम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और इसके ऊपर बात की आपने। जनाब, आजकल एक सवाल बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है कि बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस किस उम्र में जारी किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ चूँकि ड्राइविंग लाइसेंस की हद उम्र 18 साल है, क्योंकि कहा जाता है कि इस उम्र में नौजवान एक तो ज़हनी पुख्तगी का शिकार होता है, और दूसरा ये कि वो ज़िम्मेदारी का बेहतर मुज़ाहिरा कर सकता है। लेकिन मुतअद्दिद तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिनमें 14 या 15 साल की उम्र में भी ड्राइविंग की इजाज़त दे दी जाती है।
जिसकी बुनियादी वजह वहाँ का एक तो मौसर तरबियती निज़ाम है, सख्त निगरानी होती है और वालिदैन की बेहतर काउंसलिंग है। मगर तशवीशनाक अमर ये है कि हमारे यहाँ लाइसेंस ना होने की सूरत में जो कम उम्र ड्राइवर्स होते हैं उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जा रही हैं, लेकिन ऐसा करने से उनका जो मुस्तकबिल है, उनका फ्यूचर दाव पर लग रहा है, वो मुतासर हो सकता है। जबकि 18 साल से पहले शनाख्ती कार्ड भी तो फराहम किया जाता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी कुछ ऐसे ही हमें मौसर इक़दाम किए जाने चाहिए जो कम उम्र नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए एक बेहतरीन कह लें कि ऑप्शन साबित हो। लिहाजा सख्त कानूनी कार्रवाइयों के बजाय कवानीन में हमें इस्लाहात लेकर आने की ज़रूरत है। तो आज के सेगमेंट में हम इसी पर बात करने वाले हैं। रज़ा उर रहमान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि माहिर तालीम है, उनसे बात करते हैं। रज़ा साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन, शुक्रिया। रज़ा साहब, कम उम्र ड्राइवर्स के हवाले से जैसे मैंने बात की कि हमारे यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल की उम्र में जाके दिया जाता है कि आप उस उम्र में एलिजिबल हो जाते हैं टू गेट योर लाइसेंस, लेकिन बहुत से ऐसे बाहर के ममालिक हैं जहाँ पर 15-16 साल की उम्र में मिल रहे होते हैं। तो क्या कहेंगे कि कौन सा ऑप्शन बेहतर है, हमारा ऑप्शन बेहतर है या उनका ऑप्शन बेहतर है? जी, आजकल बड़ा एक प्रॉब्लम आया हुआ है, बहुत सारे बच्चों को इन्होंने डिटेन किया हुआ है और वो इस वक्त अरेस्ट है या उनमें FIR कटी हुई है। वालिदैन बड़े परेशान हैं और बच्चे देखें तकरीबन पाकिस्तान में हैं कोई 25 मिलियन के करीब बाइक्स हैं जो बाइक राइडर्स भी हैं, और स्कूल में, एकेडमी में, कॉलेजेस में बहुत सारे बच्चे हैं। अगर कहा जाए कि 40% बच्चे बाइक्स पे जाते हैं तो गलत नहीं होगा, तकरीबन ये अंदाज़ा है। तो इतनी बड़ी तादाद में बच्चे जब स्कूल जाने के लिए, कम्यूट करने के लिए बाइक्स का इस्तेमाल करें और ऑल्टरनेटिव भी कुछ ना हो, और फिर बाद में आप उनके लिए एक तोहफा FIR की शक्ल में जो कि सारी ज़िंदगी उनके गले में लटकता रहेगा, जी, ये तोहफा सर्टिफिकेट जी वो ये दे दें आप उनको, तो मेरा ख्याल है कि आप किस कदर बच्चों के साथ भी ज़्यादती और जुल्म कर रहे हैं और अपने साथ भी कर रहे हैं, हुकूमत अपने साथ भी कर रही है। पता नहीं इनके एडवाइज़र्स कौन हैं, या वो शायद मुझे नहीं समझ आती कि वो किस दौर में रह रहे हैं। इन लोगों को, इन बच्चों को तो आपने अपने साथ मिलाना था, इनको तो आपने एक्नॉलेज करवाना था कि हम आपके कोऑपरेटिव हैं, हम आपकी हुकूमत हैं, हम फलाई रियासत हैं और हम आपको सपोर्ट करेंगे और आप अगला जो फ्यूचर है, इस मुल्क का फ्यूचर आप हैं। तो आपने इन बच्चों के लिए जो ये मुकदमात दर्ज कर दिए हैं और आप उनको जो है बिगाड़ने की कोशिश FIR काट रहे हैं, जी, ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज़्यादती है इन बच्चों के साथ। सबसे पहले तो कंडेम करना चाहिए। कुछ दिन पहले वज़ीर तालीम साहब की एक वीडियो शायद उनकी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा देखी गई, 25 मिलियन देखी गई। वो एक टीचर ने एक बच्चे को कहीं मारा, पता नहीं क्या किया, थपकी लगाई, तो इन्होंने बड़े उसके ऊपर ना जोशो जलाल में आके एक अपनी वीडियो बनाई, टिकटॉक बनाई, और टिकटॉक में फिर ये अपने फ़ोन पे किसी सेक्रेटरी को कह रहे थे कि आपने इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। वो 25 मिलियन देखी गई और बड़ा इन्होंने उस टीचर के बारे में हार्श वर्ड यूज़ किए। तो आज मैं गुजारिश करता हूँ कि इन बच्चों के बारे में आज जिनके ऊपर FIR काटी जा रही है, जिनका मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है, जिनको पुलिस मार रही है, मैंने कई वीडियोस देखी हैं जिसमें पुलिस बच्चों को मार रही है, बड़े बुरे तरीके से मार रही है। और यकीन कीजिए मैं बहुत परेशान होकर मैं बैठा हुआ हूँ कि हम बच्चों के एडवोकेट हैं, बच्चों को चाहते हैं कि ये पढ़ लें, बच्चों को रास्ता दिखाएं, उनका फोकस करें, उनको गोल की तरफ लेके जाएं, बजाय उनके ऊपर ये तशद्दुद किया जाए, उनको रियासत से नफ़रत दिलाई जाए। और देखें ना, रियासत खुद रियासत से नफरत दिलाने के तरीके पैदा कर रही है। जो पहले आपने चीज़ें प्रपोज की, कितनी शानदार बातें हैं, आसान बातें हैं, बेहतरीन तरीक़ाकार है कि आप इन बच्चों के लिए कोई ग्रेजुएटेड लाइसेंस स्कीम लेके आइए। कोई दुनिया भर में इस तरह के बहुत सारे मॉडल्स चल रहे हैं, UK में, कनाडा में, जर्मनी में, न्यूजीलैंड में, USA में, ऑस्ट्रेलिया में। आपने किन ममालिक की मिसाल लेनी है, हम सारी मिसालें आपको देते हैं। और उसके अंदर बड़े अच्छे प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं उन्होंने कि पहली जो स्टेज है वो लर्निंग स्टेज कहलाती है। उसमें आप 15 साल के बच्चे को अगर लाइसेंस दे देते हैं विद रिस्ट्रिक्शंस दे देते हैं कि आपकी स्पीड लिमिट इतनी होगी, आपने हेलमेट लाजमी पहनना है, आपको सिग्नल्स की सेंस होना बहुत ज़रूरी है, आपको रोड सेंस होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों का कोई एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है जिसमें उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स देखा जाता है कि वो कैसे परफॉर्म करता है। तो आज का बच्चा तो माशाल्लाह इतना समझदार है कि आज से 5 साल पुराना 30 साल वाला बंदा और आज का 15 साल का बच्चा ये बराबर अक्ल समझ रखते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन, इतना नॉलेज इनके पास है। तो बजाय इसके कि आप इन बच्चों को कंपनसेट करें, इनको प्रमोट करें, इनको सपोर्ट करें, आपने इनके खिलाफ FIR जो काटी हैं, मेरा ख्याल है पूरे मुल्क में लोगों को इसके ऊपर गवर्नमेंट को नज़रसानी करानी चाहिए। कैसे? अब देखिए, ये जो इतने जिन बच्चों को पकड़ा गया है,
वो जब बाहर आएंगे और उनकी प्रोफाइल में तो आ जाएगा ना रज़ा साहब कि ये एक क्रिमिनल एक्ट के तौर पर इनको अरेस्ट किया गया था, और आगे उन्होंने कहीं अप्लाई करना होगा, बाहर जाना होगा, तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा इस चीज़ का? देखिए, उन्हें करेक्टर सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा हुकूमत से। जब करेक्टर सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा, आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट की जॉब अप्लाई नहीं कर सकते, आप और बहुत सारे प्राइवेट बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जॉब अप्लाई नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ का सिलसिला रुक जाएगा, वो तो बच्चा कर ही नहीं सकता। अब उस बच्चे ने सोचना है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ तो मुझे नहीं मिलनी, ऑल्टरनेट मेरे पास क्या है। तो आपको, मेरा ख्याल है कि मुझे तो लगता है कि वो नेगेटिव साइड पे जाने के लिए ज़्यादा बेहतर तैयार हो जाएगा, बजाय इसके कि वो पॉजिटिव साइड पे लेके जाए। तो ये जो पॉलिसी है ये फौरी तौर पे रिवर्स होनी चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि ये पॉलिसी जिन्होंने भी वजह की है वो बहुत बड़ी गलती की है, बहुत ही बड़ी गलती की है। हुकूमत को इस 1-2-3 दिन के अंदर जितनी बदनामी मिली है शायद 1 साल में नहीं मिली है। तो आपको, हुकूमती लोगों को खुद नहीं इस चीज़ों की समझ आती कि कौन सी पॉलिसी हमारे लिए बेहतर है और कौन सी पॉलिसी है जिसका हमें बहुत ज़्यादा बाउंस बैक आ रहा है, और हम इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं और किस तरह बेहतर कर दें कि लोग, बच्चे सारे, स्कूल, कॉलेज, हर कोई कंपनसेट हो जाए। बिल्कुल, और हम भी यही कोशिश करते हैं रज़ा साहब कि जिस तरह पहले भी कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ के ऊपर काम किया जाता है हुकूमत के अंदर, हम जब भी किसी चीज़ के ऊपर, किसी मौजू के ऊपर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आवाज़ पहुँचती है और उसके ऊपर काम भी किया जाता है। तो शायद इस दफ़ा भी हमारी आवाज़ सुन ली जाए, जो कॉन्सिक्वेंसेस हम बता रहे हैं इनको कि फेस करने पड़ सकते हैं आने वाले दिनों में, इस फैसले के बाद तो शायद रिवर्स बैक हो जाए। जी शायद नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। आज मैं बहुत होपफुल हूँ। मैं काफ़ी एक तकलीफ दे बात है, लेकिन आपके चैनल पे आने का, यहाँ पे आके ये बात रेस करने का मकसद भी यही है कि ये रिवर्स बैक हो। और ये मेरा हाल है, जो भी सेंसिबल बंदा होगा जो इसको डील कर रहा होगा, ये लीड कर रहा होगा, वो फौरी अंडरस्टैंड कर लेगा कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बच्चों की फेवर में तो बिल्कुल नहीं है, ना ही सोसाइटी की फेवर में है और ना ही इस मुल्क की फेवर में है। तो इसको फौरी रिवर्स बैक किया जाएगा इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। और गवर्नमेंट और जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं इसके ऊपर फौरी एक्शन लेंगे। अब देखिए ना, वो बच्चे उधर परेशान होंगे, जेल में बैठे हुए, वालिदैन घर में परेशान होंगे, और उनका क्या हाल होता होगा। बच्चों के जो कह लें कि मेंटल हेल्थ कितनी डिस्टर्ब होती होगी। तकरीबन 3200 लोगों को रिटेन किया इन्होंने 2 दिनों में, पिछले 2 दिनों में। तो 3200 फैमिलीज़ इस वक्त किस कर्ब से गुजर रही हैं, उनके साथ लोग जुड़े हुए किस कर्ब से गुजर रहे हैं, जो आखिर उन दोस्तों, उन बच्चों को जिनको इन्होंने रिटेन किया है, FIR काटी है, उनके बाकी जो दोस्त हैं उनके ऊपर भी इसका क्या इम्पैक्ट किया है, किस कदर खौफ और हिरास की एक लहर चल रही है। और वो लगता ये है गवर्नमेंट को कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। लेकिन इसका दूसरा एंड देखें ना कि लोगों के वर्ड्स में आप क्या हैं, क्या आपने ठीक फैसला किया है? क्या दुनिया में ऐसा ही होता है कि 18 से पहले लाइसेंस नहीं दिया जाता? नहीं, दुनिया में आप दुनिया के मॉडल को स्टडी करें। हम हर चीज में चाहते हैं कि हम दुनिया के बराबरी में आ जाएं, AI डेवलप कर लें, रोड्स वैसे डेवलप कर लें, सड़कें बनानी हो, बाकी हम कहते हैं जी उनके मॉडल को हमने जो है ना वो देखा है, कॉपी किया है। तो इन चीजों में क्यों नहीं हम दूसरों के मॉडल को देखते हैं? और मैं आपको सही बात अर्ज करूं कि देखें, हमारे बच्चे ज्यादा टैलेंटेड हैं। जब एक 21 साल का बच्चा, वेल ट्रेन्ड बच्चा जाए और राफेल गिरा दे, पाकिस्तान आर्मी का, वो राफेल गिरा सकता है, तो आप इस 18 साल के बच्चे को समझते हैं ये बाइक नहीं चला सकता? तो ये थोड़ा सा ना मेरा हाल है अक्ल से आरी बात है, इस पे दोबारा गौर कीजिए। हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, आप उनका टेस्ट लें, हम आपको ऑफर करते हैं, आप उनका टेस्ट लें, आप उनको थ्योरेटिकल टेस्ट दें, आप उनका फिजिकल टेस्ट लें। जो बच्चे पास हों उनको आप लाइसेंस जारी करें। वो ये है ना कि एक सिस्टम के तहत ये सारी चीज़ों को हमें करने की ज़रूरत है। हमने अपनी कोशिश की है कि इस फैसले के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं या आगे आ सकते हैं उसके ऊपर बात की जाए, आप तक उन चीज़ों को पहुँचाया जाए, और उम्मीद करते हैं कि जो ओहदेदारान या हुकूमती ओहदेदारान हमें कोई सुन रहे हैं तो उन तक ये चीज़ पहुंची है, तो इस फैसले को जल्द अज जल्द रिवर्स बैक किया जाए ताकि ज़्यादा डैमेज होने से बच सके हम। रज़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। रज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ लाहौर शहर के हवाले से बात कर लेते हैं। मुख्तलिफ मनसूबा जात का आपको पता है कि आगाज़ हो चुका था और उनको मुकम्मल भी किया जा रहा है। इसी तरह लाहौर डेवलपमेंट प्लान की अगर बात की जाए तो फ़ेज़ 1 जो है वो मुकम्मल हो चुका है और फ़ेज़ 2 का बाकायदा आगाज़
हो चुका है। शहर की 6,284 गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन की जाएगी इस फीस के अंदर, और बताया ये जा रहा है कि आइंदा साल 30 जून तक लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गलियों को जदीद और काबिल फ़ख्र बनाया जाएगा। मतलब 30 जून तक ये तमाम तर काम जो है फ़ेज़ 2 से रिलेटेड ये भी मुकम्मल कर लिए जाएंगे, डेडलाइन दी गई है। तो इस पर भी बात करेंगे। फिर और भी कुछ स्टोरीज़ हैं जिनको हमने आज डिस्कस करना है, और डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में इमरान अकबर साहब मौजूद हैं, जो कि चीफ़ रिपोर्टर हैं। उनसे बात करते हैं। इमरान साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, सबसे पहले तो लाहौर को जो उसका हुस्न जमाल अब होगा बाकमाल हमारा लाहौर शहर, और फ़ेज़ 1 मुकम्मल हो चुका है, फ़ेज़ 2 की तैयारी की जा रही है और आगाज़ हो चुका है उसका। तो इस हवाले से हमें बताइए, 30 जून तक तो रखी गई है इसकी डेडलाइन, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं? देखिए मुनीबा, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 कुछ नहीं होता। असल में मामला तो है लाहौर शहर को दोबारा से जो है उसकी बहाली, बिल्कुल उसके जो वर्सा है, जिसका कदीमी वर्सा जिसे कहते हैं, उसकी बहाली, और जिसका आगाज़ किया गया बड़ी ही अच्छे तरीके से। और मामला है 2024 का, हुकूमत आई, हुकूमत ने जो भी बातें की वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाई जा रही है। और इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहले तो वही बात है जो एक आगे किताब रखेगी, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, और नेक नीयत से काम करेंगे। ठीक है। तो अभी तक तो नेक नीयती हमें नज़र आ रही है, चाहे उसमें थोड़े से लोग आते हैं, डायरेक्शन चेंज होती हैं, मगर नीयत जो है वो अच्छी है। तो मकसद ये कहने का है कि शहर में काम फ़ेज़ 1 में 1 अरब 37 करोड़ है, तो उसको लगाना है। और सीवरेज पाइपलाइंस ना होने से होना बेहतर है। लाइटिंग जो है उसको भी, स्ट्रीट लाइट्स, रोड लाइट्स हर जगह जगमग कर रही हैं। और इसके हवाले से हम, चूँकि आप भी निकलते हैं शहर में, तो हम भी निकलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लाहौर में ना जो तारीख़ी काम हो रहा है, 77-78 साल की में पहली दफ़ा देखें, नासिर बाग का नाम है एक, जो नासिर जमाल के नाम से था, मंसूब किया गया था। तो वहाँ पे भी पार्किंग प्लाजा बनाया जा रहा है। नीला गुंबद और जो है ये टर्की का एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, जिसमें उनके नाम से इसको नीला गुंबद के नाम से, क्योंकि वहाँ पे ब्लू कलर को बड़ा पसंद किया जाता है टर्की में, तो उसके नाम से नीला गुंबद की बहाली करवाई जा रही है। उसके आगे जो शॉप्स थी, अब आप कभी नारकली जाएं जी, तो आपको खाली वो मिलेंगी। नहीं, आपको वो समोसे और दही भल्लों की दुकानें ही नजर आएंगी। वही तो कह रही हूं, वो खाली मिलेगा ना, जो पहले खड़े होकर साइकिल मार्केट के वो बे में खाते थे हम सारा, सड़क तो पर ही नजर आ रही होती थी। अब वो ये है कि आपको सामने नजर आएगा नीला गुंबद, और वहाँ पे भी एक पार्किंग प्लाजा जो है वो बनाया जा रहा है, किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद मोची गेट, जहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जलसा किया, बिल्कुल बाहर मोची गेट के बाहर राइट साइड पे ग्राउंड में, तो वहाँ पे भी पार्किंग प्लाजा बनाया जा रहा है। उसके बाद शेरावाला गेट, जो हमने कहा था ना, याद होगा आपको। जी, हम तो काफ़ी अरसे से डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर हम चलते हैं, जो कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल को फाल करने का जो बुनियादी मकसद है वो क्या है। जितनी भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हल करने के लिए एक काउंसिल बनाई गई है, किस तरह काम कर रही है। अगर खुदा न खास्ता आपका कोई इस तरह का मसला है कि किसी कब्ज़ा माफिया ने आपकी किसी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा कर रखा है और वो उसको अपना बता रहा है, और आपको समझ नहीं आ रही कि आप अब इसका हल किस तरह निकालें, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक काउंसिल बन चुकी है जो कि आपकी दादरसी भी करेगी और जो भी आपका मसला है उसका हल भी निकालेगी। तो इस पर बात कर लेते हैं अब इमरान साहब से। इमरान साहब, ये जो काउंसिल बनाई गई है ये किस तरह लोगों की मदद कर रही है? देखें मुनीबा, ये जो दीवानी केस होते हैं ना, ये लाखों केस जो हैं वो अल्तवा का शिकार थे। ठीक है। किसी को 20 साल से इंसाफ नहीं मिल रहा, किसी बेटी को 10 साल से इंसाफ नहीं मिल रहा भाइयों से, किसी बहन को जो है वो कई साल से जो है वो इस तरह बैठे हुए हैं। कोई भाई जो हैं वो आपस में एक तो हैं मगर उनकी विरासत बेकी नहीं रही। अच्छा, ये तमाम जो है ये एक अब प्रोसीजर बना दिया गया है, 90 डेज़ में इन्होंने फैसले करने हैं। सही है। और दोनों फ्रीकेन को आमने सामने बिठाया जाएगा
उनकी जो है वो आइज़ रीड भी की जाएंगी कि कितना कोई सच्चा है, चाहे उसके पास डॉक्यूमेंटेशन सही है। किसने किसको कितना तंग किया हुआ है, इसमें पुलिस इन्वॉल्व है। और आपको पता ही है कि 1 माह हो गया है इसको, इस एक्ट को आए कि जो लोग जिनके ज़मीनों पर कब्ज़े हैं, जिनके घरों पे कब्ज़े हैं, इवन के खा वो आधे मरले की दुकान है, कुछ भी है, अगर वो कब्ज़ा है तो वो एप्लीकेशन देगा, तो दोनों फ्रीकेन को सामने बैठाकर जो है वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो है वो सुनेंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जो है ADCR जिन्हें कहते हैं वो सुनेंगे, और इसके ऊपर रोज़ाना सुबह 10 बजे जो है एप्लीकेंट के जो है फरियादी जो हैं उनको उनकी एप्लीकेशन के मुताबिक बुलाया जाएगा क्यों जिस तरह एक फ़र्ज़ करें अभी तक 500 एप्लीकेशन आ गई हैं, तो उनका एक टाइम टेबल सेट किया जा रहा है। तो अब देखें, मैं कहता हूँ कि ना काम शुरू हो चुका है, तो 100 में से अगर ये कामयाब हो जाते हैं, 100/100 तो नहीं होगा, मगर 99 भी हो जाए, 80 भी हो जाए, 90 भी हो जाए, तो ये कोई छोटी बात थोड़ी है। उनको नहीं भी मिल रहा था। तो अभी जो सारी सूरत हाल है वो आपके लाहौर शहर की नहीं, पूरे पंजाब में है कि किसी को विरासती हक नहीं दिया जाता, महरूम कर दिया जाता है। किसी के जो है वो प्लाट है तो उसके वालिद साहब ने अगर ख़रीदा था तो वो फोत हो गए, तो उसके बाद उसके घर वाले जो है उसको हक नहीं दे रहे, या कोई ये मामले यही निकलने हैं, क्योंकि ये आपके तकरीबन 30 to 40% जो रेशो है ना आपकी कत्ल व गारत की, कोई आप देखते हैं कोई ख़बर आ जाती है तो कोई बंदा कत्ल हो गया है तो उसके पीछे से यही बात निकलती है कि इसका ये हक था, ये हक मानता था, तो इसका हक मारा जा रहा था तो इसको मार दिया गया है। तो अब ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद जो है वो पेश की जाएगी, इसकी हेयरिंग होगी बाकायदा। और ये जो कमेटी कौंसल बनाई गई है जिसमें DIG और SP और DSP लेवल के लोग बैठेंगे बीच में, तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये बड़ी हकदार के लिए बड़ी मावन साबित होंगी। और इस वक्त ये है कि इंसाफ देना, सही है, इंसाफ वो अव्वलीन तरजीह है पंजाब हुकूमत की। इंसाफ के लिए ये अगर काम हो जाता है, और मेरा ये समझता हूँ कि बड़ी देर बाद जाकर ये जो है हमारी कौम जागने जा रही है, और ये चीज़ें तो पहले ही था कि ये हो जाए, तो किसी बड़े के पास जिस तरह मार्केट के सदूर बन जाते हैं तो उनके पास कोई फैसले जाते हैं तो वो फैसले करते हैं, पता लगता है कि वो फैसले में ही बंदा बिक गया है। तो मकसद ये कहने कि सरकारी नोटिंग का जब कोई बंदा हिस्सा बनता है तो उसमें लिख परत आ जाती है, कानून के मुताबिक चलना पड़ता है। तो जब ये कानून के मुताबिक सारा काम होगा तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी लोगों को इसका जो है वो फ़ायदा होगा। और आफ्टर ऑल आपको पता है जिसका ये काम होता है वो सुबह 7 बजे जाके बैठ जाता है, चाहे वो 10 बजे की उसकी बिल्कुल ऐसे देखिए उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी होती है। तो वो लोग पता नहीं किस किस तरीके से वो जाकर बैठते हैं। बड़ा ये वहाँ पर मेला लगा हुआ है, हमारे DC ऑफिस में भी कमिश्नर जो हैं वो उनके ऊपर लास्ट जो है वो आएगा कि अगर DC के बाद कोई अपील का हक रखता है तो वो कमिश्नर के पास जाएगा। अगर कमिश्नर के पास भी उसकी अपील की सही तरह सुनवाई नहीं हुई तो फिर जो है अदालत का रास्ता जाएगा। ठीक है, अदालत ने भी 90 डेज में फैसला हर सूरत सुनाना है। ठीक है, तो ये एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ के लिए ये काउंसिल बनाई गई है और मेरे ख्याल से इसके बाद बहुत से लोगों के जो मामलात हैं वो हल होने की तरफ जाएंगे और बर वक्त इसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। होप फॉर द बेस्ट, हमें अच्छी मुस्बत सोच से आगे बढ़ना चाहिए। एक और ख़बर है जिसको पढ़कर, जिसके बारे में सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि जनाब अब तारीफ़ें हो रही हैं कि जो जो चीज़ें हम करने जा रहे हैं या जिन चीज़ों को हम पाए तक मील तक पहुंच जाते हैं तो अगर उनको सराहा जाए और वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि हम बेहतरी की तरफ गामज़न हैं। ब्राज़ील में आपको याद होगा कि वज़ीर आला पंजाब एक कॉन्फ्रेंस के लिए गई थी, ब्राज़ील में होने वाली COP30 कॉन्फ्रेंस में, जहां पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम को सफाई के मरबूत निज़ाम और क्लाइमेट एक्शन की बेहतरीन मिसाल के तौर पर वहाँ पर पेश किया गया। और जो भी सुथरा पंजाब का जो प्रोग्राम था उसको बहुत सराहा गया है। अमरीकी आलमी जरीदे फोर्ब्स में
ये जो है ना सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी की उसकी बाज़गश्त हमें फोर्ब्स में भी नज़र आ रही है। तो इसके ऊपर अब बात कर लेते हैं। और क्योंकि जो बेस्ट सेलिंग राइटर हैं और कॉलमिस्ट हैं पॉल क्लीन, उन्होंने भी सुथरा पंजाब प्रोग्राम के वो भी मौतरफ निकले, उन्होंने भी तारीफ़ की है इस प्रोग्राम की। तो इसके ऊपर मज़ीद बात कर लेते हैं। इसके ऊपर ज़रा बताइए, फोर्ब्स भी हमारे प्रोग्राम का, सुथरा पंजाब प्रोग्राम का मौतरफ निकला है, मतलब उसने भी इसकी तारीफ़ की है ख़ास तौर पर। देखें जो फोर्ब्स है ये एक जरीदा है और पॉल क्लीन जो हैं वो ऑथर हैं और उन्होंने इसमें काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें कर दी हैं जी। अब मैं जब इसको देख रहा था तो मैंने कहा तारीफ़ कर दी है तो ये पता तो होना चाहिए कि इनके पास इंफॉर्मेशन कितनी है, डेटा कितना है। हाँ। तो पता ये लगा कि ब्राज़ील में एक कॉप 30 होती है अक्टूबर में, जो नवंबर में जो ये गया है, और वज़ीर आला पंजाब भी तो गई थी ना सीएम उसमें। भी हाँ गई जी। थी और गालिबन ये 10 से 15 तारीख तक था। तो वहाँ पर ये तमाम तर सूरत हाल सामने आई है। एक्चुअली ये जो कॉप 30 था ये था आपका क्लाइमेट हाँ जी, क्लाइमेट चेंज के के ऊपर वाले था। से था। तो जो एक्शन किए जा रहे थे कि हमने आगे कैसे चलना है, तो हम क्या कर रहे हैं अपने अपने मुल्कों में। तो वज़ीर आला पंजाब ने वहाँ पे नुमाइंदगी की, वहाँ पर वज़ीर बल्दियात भी थे शान रफ़ीक साहब, CEO LWMC बाबर साहब जो जिनके सर पे ये सिर है, ये सिर है। हाँ। और जो इनके सर पे ये सिर है जिन्होंने पिछले 2.5-3 साल में, पौने 3 साल में ये मेहनत की है और सुथरा पंजाब को एक चीफ सेक्रेटरी पंजाब के सरबराही में उन्होंने इसको लेकर चले हैं और उनको अच्छी टीम के साथ काम करने का मौका मिल गया है। और सीएम बहुत ज़्यादा बाबर को जो है, बाबर साहब इनको बहुत ज़्यादा करती हैं कि ये काम करवाएं इससे, और अप्रिशिएट भी करती हैं और काम भी करवाती हैं। स्ट्रेस है मगर काम करना पड़ेगा। मैं आपको पहले बता दूं, जब बंदा प्रैक्टिकल लाइफ में आता है ना तो उसमें बड़ा चेंज आता है। जी, ऐसे ही अब देखिए ब्राज़ील में आप उसके किसी एक जंगल में, अमेज़न में बैठे हुए हैं और वहाँ पर आपकी तारीफ़ों के जो है पुल बांधे जा रहे हैं, लोग मुतरिफ हो रहे हैं। कैसे 25,000 छोटे गांव शहर हैं, सही है, जिनमें आपका झाड़ू पहुंच गया। आप कभी जाएं तो आपको वहाँ पे LWMC या उसकी कंपनी की कम से कम हथेली नज़र आएगी, ट्रॉली नज़र आएगी, रक्षा नज़र आएगा, गाड़ी नज़र आएगी। अब कहेंगे ये तो मैंने लाहौर शहर में देखी थी, इधर क्या कर रही है। यानी कि पहले हमें गुजरावाला नज़र आती थी, मुल्तान, सियालकोट, अब छोटी गांव में भी नज़र आती हैं जब, तो उनको भी हौसला होता है कि चलो यार माड़े लोग तो माड़े लोगों वाले भी हुकूमत ने कुछ देखे है। तो सुथरा पंजाब जो प्रोग्राम है वो इसीलिए ही सक्सेसफुल हुआ है कि वज़ीर आला पंजाब की डायरेक्शन के साथ, उनके विजन के साथ, उनकी जो टीम है, डेडिकेटेड टीम थी इस प्रोग्राम की, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से काम किया, जिसकी वजह से आलमी पजीराई मिल रही है इस प्रोग्राम को। हमने भी कोशिश की कि इसको आप तक पहुँचाया जा सके। इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद है। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू, आप आए। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब हमने कुछ बात करनी है घरेलू नुस्खों के हवाले से। ऐसी रेमेडीज़ हम आपको बता रहे होते हैं कि जो आप घर में रह के बड़े इजीली कर सकते हैं। वो स्किन से रिलेटेड होती हैं जनाब, वो आपके बालों से रिलेटेड होती हैं, वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से रिलेटेड हो रही होती हैं कि आपने अपना लाइफस्टाइल, ओवरऑल लाइफस्टाइल किस तरह बेहतर करना है। तो अभी आपको मेरे पीछे जो है ना वो आवाज़ें भी आ रही होंगी कि कुछ ना कुछ चल रहा है हमारे किचन सेगमेंट के अंदर। तो आज ना हमारे साथ हैं नैयर आपा। कौन नहीं जानता नैयर आपा को, कितने साल हो गए हैं वो हर्ब्स के हवाले से हमें बता रही होती हैं, स्किन से रिलेटेड बहुत सी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बता रही होती हैं, बालों से रिलेटेड बहुत सी चीज़ों के बारे में बता रही होती हैं। चूँकि आजकल सर्दी का मौसम है और सर्दियों में हल्दी के हवाले से आज हमने बात करनी है, आज हमने आंवला के हवाले से बात करनी है, इनके बेनिफिट्स जानेंगे, फिर इनको किस तरह ड्राई किया जा सकता है, इनके फ़ायदे क्या है, इनको किस तरह यूज़ करना है, आंवला के फ़ायदे क्या है, कौन कौन इसको यूज़ कर सकता है, ड्राई फॉर्म में किस तरह हम इसको बना के रख सकते हैं, स्टोर किस तरह किया जा सकता है। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिनको हमने डिस्कस करना है आज के
शो में, जिसमें आंवले की चटनी आपको हम बनाना सिखाएंगे, बल्कि नैयर आपा बनाना सिखाएंगे। फिर आंवले का अचार किस तरह बनता है वो आपको आपा बताएंगी। दूसरा ये है कि हल्दी को हम किस तरह खुश्क कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ों में वो यूज़ हो रही होती है ना, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो फिर आपा की तरफ चलते हैं, आपा से जानेंगे इन तमाम तर चीज़ों का। आपा साथ साथ अपना ना काम भी करिए, इसलिए आपको पीछे से आवाज़ भी आ रही है कि बहुत ज़्यादा जो है ना हलचल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं यार, आप आते ही ना स्टार्ट हो जाती है कि मैं अपनी जो चीज़ें हैं ना उसको असेंबल कर लूँ, ताकि आप लोगों को दिखाने के लिए ईजी हो जाए कि ये चीज़ें जो है ना चाहिए। तो आज हम ये बड़ा खूबसूरत सी चीज़ें आज आप लेकर आई हैं। हाँ जी, बिल्कुल जिस तरह से सर्दियाँ स्टार्ट होते हाँ। साथ ही आपको पता है कि इम्यून जो है वो वीक हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम, फ्लू, एलर्जीज़ वगैरह ये वाले इशू जो है वो चल रहे होते हैं। तो हमारी जो वेजिटेबल शॉप है जो है उसमें आपको आंवला और हल्दी बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आता है। तो हमने जो है ये, क्योंकि साल में 2 या 3 माह के लिए आता है, तो हमने इन्हें पूरे साल के लिए एक तो प्रिजर्व किस तरह से करना है, और दूसरे नंबर पे ये वाले जो मौसम के सारे इश्यूज वगैरह हैं उन्हें हमने, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, हमारी स्किन, हमारे बालों से रिलेटेड है, तो हमने इन चीज़ों को यूज़ करते हुए किस तरीके से जो है वो आंवला और हल्दी के जो है ये बेनिफिट उठाने हैं। सबसे पहले तो ये कि जो आंवला है या हल्दी है, इसको आपने मार्केट से ला के इसको स्टोर आपने कैसे करना है। ठीक है, सब्जी की दुकान पे जो है वो मैंने देखा है बच्चियों को ख़वातीन अगर लेने जाती हैं तो उन्हें लगता है कि ये अदरक अच्छा, है। ये हल्दी ऐसी होती है? जी, ये हल्दी है। ठीक ओके। है, ये इस तरह से जो है ये येलो कलर के अदरक, अंदर अदरक की तरह लग रही है। हाँ जी, क्योंकि रूट है ना, जड़ है ये भी। ओके। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि इसको किस तरीके से आपने जो है वो प्रिजर्व किस तरह करना है। आपने ला के, ये मिट्टी से भरी हुई होती है, अच्छा। आपने अच्छी तरह 4-5 पानियों में धो के आपने इसको जो है वो पूरी रात के लिए भिगो देना है, ताकि अगर कोई मिट्टी के पार्टिकल्स वगैरह जो है वो इसके अंदर हैं तो फिर दोबारा आपने सुबह में इसको 4 से 5 पानियों के अंदर धो के आपने क्या करना है, एक देचकी के अंदर पानी जो है वो बॉईल करने के लिए रख देना है। और आपने हल्दी को जो है वो एक पानी के अंदर बॉईल जरूर करना है। उसके साथ यह है कि एक तो वॉश बहुत अच्छे से हो जाती है, दूसरे नंबर पे इसका जो कलर है वो बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाता है और कच्ची नहीं रहती, एक तरह से पक जाती है। उसके बाद अब इसको खुश्क कैसे करें। ठीक है, उसको खुश्क करने के लिए जो है वो सबसे बेहतरीन है, ये देखें, ये मैंने ड्राई की हुई है, ये देखें ये बिल्कुल ड्राई है। अच्छा, ये ड्राई ठीक है, धोने के बाद आपने जो है वो इसको 1 आधे दिन के लिए छोड़ दें, इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। ठीक है, इसके बाद चाहे आप इसको बारीक बारीक काट लें, चाहे इसको कद्दूकश कर लें। ये देखें मैंने चॉपर में चॉप किया हुआ है। ओके। या कीमे वाली मशीन आपके घर में, या कीमे वाली मशीन से इसको छोटे छोटे पीसेस करके निकाल लें। उसके बाद आप इसको किसी कपड़े पे फैला देंगे, धूप है धूप में डाल दें, नहीं तो शेडो ड्राई कर लें। 1 से 2 दिन के अंदर ये देखें इस तरह से खुश्क हो जाएगी। इसके बाद इसका जो है ये आप पाउडर जो है ये बना के रख लें। घर की जो हल्दी है, ये देखिए ये मेरे घर की हल्दी है, उसका कलर चेक करें कितना खूबसूरत है। इसकी खुशबू, इसका कलर जो है वो टोटल जो है ये डिफरेंट है। ठीक है, और हल्दी आपको पता है किसी भी तरह की, कोई भी आपकी हंडिया में यूज होती है और मेडिसिनल इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे आ जाता है आंवला। ठीक है, आंवला भी जो है ये आपको जो है वो सब्जी की दुकानों पे नजर आता है और सस्ता, कोई इतना ज्यादा महंगा नहीं है। इसको भी आप ले आए और इसको जो है वो आपने क्या करना है, सारी रात के लिए सिगरेट पान की दुकान पे जो चूना मिलता है ना, वो चूना आप 50 रुपए का ला के उसके अंदर आप इन आंवलों को, जैसे 4 या 5 किलो आंवले हैं, इसके अंदर आप जो है वो 2 टेबलस्पून चूना डाल के इसको सारी रात भीगा रहने दें। ठीक है, उसके बाद सुबह में आप इसको जो है ये वॉश कर लें। इसके अंदर का जो कुसैलापन है चूने में भिगोने से खत्म हो जाता है। अचार बनाए इसका, जो भी करें तो फिर इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, सबसे पहले हम जिस तरह से आजकल का जो मौसम चल रहा है, इस पे हम किस तरह से आंवले को जो है वो यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने आंवले को जो है वो अच्छे से जो है बॉईल कर लिया है। ठीक है, बॉईल कर लिया, बॉईल कर लिया। इसका जो मैंने बॉईल किया हुआ पानी है वो मैंने फेंका नहीं है, उसको हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, ये आपने जो है वो पूरे महीने के लिए ये जो है आपने मजून जो है ये बना के रख लेनी है। हमने बॉईल किया, बॉईल करने के बाद आप इस तरह से इसकी गुठलियां निकाल लेंगे। आजकल आप देखें नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। जोड़ों में जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, जोड़ों में दर्द है, बॉडी में जो है वो दर्द, बॉडी में इन्फ्लेमेशन, ठीक है, ये वाले इश्यूज चल रहे हैं। तो उन सब के लिए आपने इसको किस तरह से जो है वो यूज़ करना है, इससे जो है वो बच्चे, बूढ़े, जवान सब के लिए जो है वो आप घर के अंदर जो है वो इसको बना के रखिए। और कोई भी इशू चल रहा है जिस तरह से मैंने बात की है, उन सब के लिए बेहतरीन है।
इस तरीके से ये देखें बॉईल किया, इसकी जो है वो आपने गुठलियाँ निकाल के इसको जिस तरह से हम मैश करते हैं केले को, ठीक है, बच्चों को खिलाने के लिए, उस तरीके से अच्छे से जो है ये इसको आपने मैश कर लेना है, या इसको जो है वो आप चॉपर के अंदर जो है वो इसको चॉप कर लें, यानी कि इसकी हमने जो है वो प्रॉपर एक चटनी सी जो है वो बनानी है, ठीक है, जिससे आलू हम मैश करते हैं उस मैशर के साथ आप जो है वो मैश कर सकते हैं। अच्छे से इसको जो है वो आपने मैश करना है। मैश करने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर सपोज जिस तरह से ये 10 आंवले हैं, 10 आंवलों के अंदर आपने क्या करना है, आधी चाय की चम्मच आपने दालचीनी का पाउडर, ठीक है, आधी चाय की चम्मच आपने दालचीनी का पाउडर ऐड कर दिया, और आधी चाय की चम्मच ही इसके अंदर जो जलवित्री है ये आप पुलाव के अंदर डालते हैं, ठीक है, इसको भी चॉपर करके आपने इसका भी जो है ये पाउडर बना लेना है, ठीक है। तो आधी चाय की चम्मच ही जलवित्री का जो है ये पाउडर आपने इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है, और इसके साथ आप इसके अंदर ऐड करेंगे हनी, ठीक है, शहद आप इसके अंदर मिक्स करके, तो ये आप जो है ये इस तरीके से आप जो है वो इसके अंदर शहद जो है वो डाल लें, ठीक है। ये आपकी एक बहुत ज़बरदस्त सी जो है ये एक माजून सी जो है ये बन जाएगी, जिसको जो है ये खाना जो है ये बहुत आसान है। इस तरीके से आप इसके अंदर जो है वो शहद डाल लें, ठीक है, ठीक है, शहद डाल लिया, ये वाली आप पेस्ट बना के अच्छे से इसको जो है वो आप अपने फ्रिज में रख लें। आप क्या करें, जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम खांसी है, जोड़ों की दर्दें हैं, और अगर नहीं भी हैं तो आप जो है वो तकरीबन महीना 1.5 महीना एक चाय की चम्मच खाली पेट इसको आप जो है वो खाएं, और ऊपर से जो है वो आप दूध ले लें या नीम गर्म पानी ले लें, ठीक है। इसको खाने से ये है कि पूरे साल के लिए जो है वो आपका अगर फैटी लीवर है वो यानी कि ये आपकी फुल बॉडी को जो है ये डिटॉक्स कर देगी, आपका इम्यून बूस्टर है। आपका जब इम्यून बूस्ट होगा और दूसरे नंबर पे आपकी जो गट है वो आपका हेल्दी होगा, तो फिर कोई भी बीमारी आप पे जो है वो हमला नहीं कर सकती, ठीक है। ये आपने एक मजून बना के रख लेनी है, हाँ, और ये एक ही दफा बना के रख लें। हाँ जी, एक ही दफा में आप ज्यादा सारी बना के रख लें, ठीक है, महीने 1.5 महीने के लिए रेगुलर लें, उसके बाद आपको जो है वो लेने की जरूरत नहीं है। आंवले का आपको पता है बालों के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, और जो आंवला है, जिन लोगों के बाल सफेद होना शुरू हुए हुए हैं, ठीक है, तो एक नेचुरल डाई आप किस तरीके से आंवले का जो ड्राई पाउडर है, ये देखें, ये आंवले का ड्राई पाउडर है, जितना आंवले का ड्राई पाउडर है उतनी ही आपने अमलतास की फलियां लेके इसके अंदर के जो सीड्स हैं वो निकाल के इसका भी पाउडर आपने बनवा लेना है। ये पंसारी की दुकान से इजीली जो है ये बन जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो पानी के अंदर कोई भी आप पानी ले लें, उसके अंदर जो है वो अगर 100 ml पानी लिया है तो 1 खाने का चम्मच आपने आंवला का पाउडर और 1 ही खाने का चम्मच आपने अमलतास की जो फलियां हैं उसका पाउडर, ये आप डाल के तो आप इस तरह से जो है वो एक टोनर बना के रख लें। ये जिन लोगों के बाल जो है वो वाइट हैं और वो डाई की तरफ नहीं जाना चाह रहे, तो ये वाला टोनर जो है वो डेली बेसिस पे लगाएं, ठीक है। आपको आंवले से बाल बढ़ेंगे भी, गिरना रुकेंगे, और प्लस अमलतास और आंवला दोनों मिलके एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा एक ब्राउन पिगमेंट आपके बालों को देंगे, तो आपको डाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको डेली बेसिस पे भी लगाएं, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, ये नेचुरल आपके बालों को जो है वो डार्क ब्राउन कलर देगा, ठीक है। मतलब आप जिन यंगस्टर्स के भी खासतौर पर ग्रे हेयर्स का मसला आ रहा है उनके लिए भी ये टोनर बेहतरीन साबित होगा। तो डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि नैयर आपा ने हमारे साथ शेयर की है। नैयर आपा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप आई और इसके ऊपर बात की। जनाब, हम अक्सर बात करते हैं स्किल बेस्ड एजुकेशन और रोज़गार के मौक़ों के हवाले से, और ये बात भी गुज़श्ता 5 साल से ज़हर बहस आने लगी है कि जब वालिदैन और बच्चे डिग्री लेकर भी नौकरी के लिए बेरोज़गार फिरते थे और फिर कम पैसों पर कोई भी छोटी मोटी नौकरी करते रहे। अगर यूँ कहें कि कोविड के बाद की जो दुनिया ना वो बिल्कुल ही बदल चुकी है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अब जो है वो स्किल बेस्ड चीज़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ती जा रही है और कहीं ज़्यादा होती जा रही है पहले से भी। पूरी दुनिया में हुनरमंदों की अहमियत और ज़रूरत कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। नौजवान नस्ल ने ही इस मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है आने वाले दिनों में। काम जो है वो पाकिस्तान में करना है या फिर बैरून मुल्क जाकर करना है या फिर अपनी सलाहियतों का वहाँ जाके लूहा मनवाना है,
तो याद रखें फिर डिग्री के साथ साथ आपको स्किल्स भी आनी चाहिए। तो आज का ये सेगमेंट ख़ास तौर पर उन यंगस्टर्स के लिए है, उन पेरेंट्स के लिए है कि वो अपनी दिलचस्पी और पसंद के साथ कौन सा और कैसा रोज़गार कमा सकते हैं, बच्चों को कौन सी स्किल्स सीखने के लिए वो मोटिवेट कर सकते हैं, बच्चे ख़ुद किस तरह की स्किल्स सीख सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें एक तो पाकिस्तान में भी अच्छा रोज़गार मिलेगा, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अगर बाहर भी वो जाना चाहते हैं तो उस स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर वो बाहर भी बहुत अच्छे तरीके से अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए आसिम इदरीस साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि स्किल सेट ट्रेनर हैं, तो उनसे बात करते हैं। आसिम साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। हाउ आर यू? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आसिम साहब, आजकल स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर बात हो रही है कि जितना आपके पास स्किल्स होंगे उतनी अच्छे तरीके से आप रोज़गार कमा सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ज़्यादातर होती हैं। तो किस उम्र से, सबसे पहले बताइए कि हमारे जो बच्चे हैं उनको स्किल बेस्ड चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करवाना चाहिए? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट पाकिस्तान ने और गवर्नमेंट पंजाब ने ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं कि यंग बच्चों के लिए कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स मुतारिफ़ कराई हैं जो उनकी रेगुलर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के साथ साथ वो पैरेलल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी इस ट्रेनिंग की बात ये है कि ये ट्रेनिंग जो हैं ऑलमोस्ट फंडेड ट्रेनिंग्स हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनको मॉनिटर कर रही हैं, जिसमें नेफ्टेक है और पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड है। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने इनकरेज किया है उन तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कि जो अपनी रेगुलर एजुकेशन के साथ इन ट्रेनिंग्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, और इन ट्रेनिंग के बाद इनकी ऐसी सर्टिफिकेशंस इनको मिलेंगी जो लोकली और इंटरनेशनली मार्केट में एक्सेप्टेबल होंगी। हमारे स्टूडेंट्स का जो है इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उनकी रेगुलर एजुकेशन और उनकी डिग्री भी पैरेलल चलती रहेगी, और उसके साथ साथ ये ट्रेनिंग्स भी ले सकते हैं। इसमें 3 बड़े सेगमेंट्स हैं। सबसे बड़ा जो सेगमेंट है वो आईटी ट्रेनिंग्स का है, जिसमें एआई के कोर्सेज़ हैं, नेटवर्किंग के कोर्सेज़ हैं। नंबर 2, इसमें लैंग्वेजेस उन्होंने ऐड की हैं, सारी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, जिसमें जर्मन है, चाइनीज़ है, फ्रेंच है, कोरियन है, जापानीज़ है। ये लैंग्वेजेस जो हैं करने के बाद इन स्टूडेंट्स को अगर आउट ऑफ कंट्री जॉब्स के लिए किसी किस्म की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उसको अवेल कर सकते हैं। और इसमें उन्होंने लास्ट ईयर 2 इंटरनेशनल इंग्लिश टेस्टिंग्स को भी ऐड की है, जिसमें आइल्स और पीटी की ट्रेनिंग है, और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। इन ट्रेनिंग्स के बाद आपको पता है जो स्टूडेंट्स आउट ऑफ कंट्री स्टडी के लिए या जॉब के लिए जाना चाहते थे तो उनको ये टेस्ट पास करना पड़ते थे। अब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम की वजह से बेनिफिट ये होगा कि वो ये टेस्ट जो है वो करके अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो इन्हीं कोर्सेज के अंदर इसकी तैयारी कर सकते हैं, आइल्स और पीटी की? जी, इसमें लैंग्वेजेस के साथ उन्होंने आइल्स और पीटी को भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, कि आप उसमें पेपर तो नहीं दे सकते ना, आप सिर्फ उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। जी, मैं इसमें 2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। इसकी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, लेकिन जो उसकी एग्जामिनेशन है ब्रिटिश काउंसिल की या पियर्सन की, वो स्टूडेंट खुद स्पॉन्सर करेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं अपना इनपुट ये दूंगा कि गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बात करके इनकी कोई सब्सिडाइज प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी ऐसी कर दे जो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी इकोनॉमिकल हो, अफोर्डेबल हो, बिकॉज़ इसकी प्राइसेस बहुत बढ़ती जा रही हैं। और ये मॉडल उन्होंने कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जैसे कि अमेज़ॉन के कोर्सेज थे या नेटवर्किंग के कोर्सेज थे, उनके अंदर उनकी जो इंटरनेशनल टेस्टिंग थी वो गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर की भी है। ओके, चले, दैट्स रियली गुड। और इसके लिए क्या स्टूडेंट के लिए क्या क्राइटेरिया, ख़ास तौर पर एज लिमिट क्या है, उनकी डिग्री किस तरह की होनी चाहिए या कितनी एजुकेशनल उनका करियर होगा, फिर वो इस साइड पर जा सकते हैं, इसके एलिजिबल हो सकते हैं? जी, इसके लिए जो एज लिमिट है दैट इज़ 18 to 40 ईयर्स। और इसमें जो एजुकेशन क्राइटेरिया है, इंटरमीडिएट से ग्रेजुएशन और मास्टर्स के स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं। और वो अपनी एजुकेशन के साथ साथ मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग या वीकेंड पे इन कोर्सेज़ को अवेल कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने टाइम को भी प्रॉपरली स्मार्टली ऑर्गेनाइज करके इन कोर्सेज़ को ऐड कर सकते हैं। और इन कोर्सेज़ में गवर्नमेंट ने ख़ुद भी चूँकि बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है, और अभी इंटरनेशनल एक्सपोज पे भी गवर्नमेंट ने रिप्रेजेंटेशन दी है, स्पेशली सऊदी अरब में, कतर में, जहाँ पे गवर्नमेंट ख़ुद देख रही है कि जो स्किल वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं या यूथ है, उनके लिए जो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें ये 2 ऑब्स्टिकल्स होते थे। उनमें सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग कम थी, उनकी लैंग्वेज में ऑब्स्टिकल्स थे, या उन लोगों को उन ट्रेनिंग्स की डेफिशिएंसी थी। अब गवर्नमेंट खुद भी इंटरेस्ट ले रही है कि
आने वाले 2 सालों में इन सारे चैलेंजेस को खुद भी एड्रेस करे। एड्रेस कर रही है। तो आज़म साहब, कोशिश तो करा रही है हुकूमत इस चीज़ को लेकर, अच्छी भी है कि इसको उनको लगा है कि अब इस चीज़ के ऊपर फोकस हमें करना चाहिए अगर हमने आगे जाना है या हमारे बच्चों को अगर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। तो बाहर के लिए किस तरह की स्किल लेबर चाहिए होती है या स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं जो यहाँ से जा रहे हैं, उनको स्पेसिफिकली किस तरह की स्किल्स रिक्वायर्ड है? इसमें डेफिनेटली डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। ठीक है। इस वक्त अगर हम पूरी दुनिया के कैनवस को देखें तो बड़े बड़े जो शोबा जाते हैं उसमें हॉस्पिटैलिटी एक बहुत बड़ा शोबा है। इस पे अब बात फूड सेफ्टी का है, कंस्ट्रक्शन है, एआई है और ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इनकी टेक्नोलॉजी है, सोलर टेक्नोलॉजी है, इन सब की ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कुछ ट्रेनिंग्स तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने यहाँ पे स्टार्ट की है, लेकिन ऐसे कुछ कोर्सेज़ अभी मज़ीद मुतारिफ़ होने चाहिए जो कि आने वाले 10 ईयर्स में नीड ऑफ टाइम होंगे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यहाँ पे जदीद लैब्स का बनना भी ज़रूरी है, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को मज़ीद इक्विप करना भी ज़रूरी है, उसके कैरिकुलम को रीडिज़ाइन करना भी ज़रूरी है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ कंटेंट इन तमाम सब्जेक्ट्स को ऑप्शनल मज़मूनों के तौर पे मुतारिफ़ किया जा सकता है, और अगर हम इसको मुतारिफ़ करेंगे तो स्टूडेंट अपनी रेगुलर स्टडीज़ के साथ साथ उसी टाइम लाइन में इन स्किल्स को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। हमारे साथ आसिम इदरीस साहब मौजूद थे, हम स्किल बेस्ड एजुकेशन के हवाले से बात कर रहे थे। आसिम साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग, और इसके ऊपर हमने बात करने की कोशिश की है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।